सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सारी इंतकामी कार्रवाई है, इसका इंतजाम से क्या ताल्लुक है? जिन लोगों ने पाकिस्तान को पंजाब की खिदमत की है या हमने अपने गाने खड़े किए हैं, इसका सिर्फ किया जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, आम खबर है, अब से कुछ देर पहले ही खबर आई है और आपको बता दें कि ज़राए हुकूमती ये कहते हैं कि पाकिस्तान को भारत के हमले की इंटेलिजेंस इत्तला मिल गई थी और भारत को ये बता दिया गया था कि अगर भारत के नाम से कोई भी कार्रवाई की जाती है तो उसका भरपूर जवाब उसको मिलेगा। और भारत ने पाकिस्तान पर ये मिसाइल हमले का मंसूबा बनाया था और अलबत्ता पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई बराह रास्त राब्ता नहीं है, दीगर ममालिक के ज़रिए राब्ते किए जा रहे हैं। और 27 फरवरी को भारत और इसराइल ने इस हमले की मंसूबा बंदी की थी और पाकिस्तान को इसकी इंटेलिजेंस इत्तला मिल चुकी थी। ये बात इस बात की ज़राए जो हैं वो तस्दीक करें, हुकूमती ज़राए की जानिब से ये कहा गया है कि जो भारत है वो पहले ही मनसूबाबंदी इसकी कर चुका था इसराइल के साथ मिलकर कि पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है। पाकिस्तान को इसकी इंटेलिजेंस इत्तला थी और इस बात का जवाब दे दिया गया था भारत को कि अगर भारत ने कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश की तो इस कार्रवाई का पाकिस्तान की जानिब से उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। और भारत ने इस हवाले से एक मंसूबा भी बना रखा था कि वो मंसूबा जो वो इसराइल के साथ मिलकर बना रहा था, 27 फरवरी को यह मंसूबा बनाया गया था। तमाम तर कार्रवाई जो अब तक हम देख रहे हैं पाक भारत कशीदा ताल्लुकात, इसमें पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल अमन का पैगाम दिया गया और भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा करके बहुत बड़ा पैगाम पूरी दुनिया को दिया गया कि पाकिस्तान पीस चाहता है, पाकिस्तान मुज़ाकरात चाहता है, पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन भारत की जानिब से मुसलसल ये कोशिशें की जा रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस पर दिफाई तज़कियाकार नईम खालिदोदी साहब से। नईम साहब, पाकिस्तान तो मुसलसल यही पैगाम दे रहा है कि हम जंग चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, लेकिन अभी ये हुकूमत ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान को इत्तला पहले से थी, इंटेलिजेंस इत्तला थी कि भारत मनसूबाबंदी कर रहा है और कह दिया गया था कि अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो पाकिस्तान जवाब भी इसका भरपूर देगा। जी, इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है और मतलब पाकिस्तान ने इसका इजहार कर दिया। ये हुकूमती ज़राए जिनका जिक्र हो रहा है, क्योंकि वो मुझे मालूम नहीं है कि ये हुकूमती ज़राए कौन से हैं। अच्छा। मेरा अपना ख्याल ये है कि भारत बहुत बेवकूफ़ी करेगा अगर किसी दूर के मुल्क के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश करे, क्योंकि पाकिस्तान और भारत तो नेबर्स हैं। हम तो इनकी खबर ले लेंगे, वो जो दूर से इनको दिलाएगा, किसी किस्म का हौसला दिलाएगा, वो तो वापस दूर चला जाएगा। तो पाला तो इनका हमसे पड़ेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि इनको सोच लेना चाहिए। मेरा अपना अंदाजा ये है और मैं इस पर मुसर नहीं हूँ कि ये अंदाजा मेरा गलत है, ये सही है। अच्छा नहीं साहब, आपको लग रहा है बेवकूफ़ी कर रहा है भारत, उसको अंदाजा नहीं हो रहा कि कितना नुकसान पहुंच सकता है? बस उसमें देखे ना, एक तो अंदाजा हो गया है और उसके बाद वो मेरा ख्याल दूसरा राउंड करना चाह रहा है, जो शायद उसको हिम्मत तो ना पड़े। और ये जो बात है इसराइल वाली, मेरा ख्याल है कि इसमें उनकी मावनत इस किस्म की हो सकती है, कोई ट्रेनिंग वाली मावनत, उनको कोई जो असला वो फराम करते हैं उनके, अदरवाइज उनके साथ बड़े ताल्लुकात हैं इस सिलसिले में। लेकिन मुझे तो अभी इस बात पर शक है कि इसराइल इनके साथ मिलकर इसराइली जहाज और भारतीय जहाज इकट्ठा पाकिस्तान पर हमला करेंगे। वो तो फिर हमें तो पता है कि हमने किसको जवाब देना है। इसराइल को तो, उनके जहाज़ों को तो हम इंशाल्लाह पहले भी, इसराइल को पता है कि शाम में जब हमारे पायलट गए थे वहाँ भी उन्होंने इसराइलियों के जहाज गिरा दिए थे, तो यहाँ पर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये मैं आपको बता दूं कि हम भारतीयों की खबर ले लेंगे और अच्छे तरीके से ले लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा नहीं साहब, दीगर ममालिक से राब्ते जो हम कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं सूरत हाल के हवाले से, आपको क्या लगता है ये राब्ते मजीद तेज करने चाहिए? राब्ते तो खैर हर हालत में मैक्सिमम रखने चाहिए और बस सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को उन मुल्कों से भी राब्ते रखने चाहिए जो कि पाकिस्तान के दिल से दोस्त हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ अपील बार बार नहीं करती रहनी चाहिए जिनके शक है नीयत पर। क्योंकि अगर इसराइल शामिल हो जाता है
भारत के साथ, तो कम से कम मेरे दिल में कोई शक नहीं है कि फिर हमें अमेरिका की नीयत पर भी शक करना चाहिए। बिल्कुल। और हमें चीन, रूस अभी तक कोई नहीं गया, चीन का कोई हाई लेवल दौरा नहीं हुआ जी। ये चीन हमारा वो दोस्त था जहाँ सबसे हाई लेवल डेलीगेशन एकदम जानी चाहिए थी, और उनको सारे तमाम चीजों से बताना चाहिए था। कुछ कर रहे होंगे, जरूर कोई बातचीत हो रही होगी, पर मुझे उसका इल्म नहीं है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नईम खालिद लोधी साहब, आपका वक्त हमने लिया। और उनका भी यही कहना है कि पाकिस्तान को अपने राब्ते मज़ीद तेज़ करने चाहिए। सबसे जो बड़ा दोस्त है हमारा चीन, उससे तो ज़रूर यकीनन हमारी हुकूमत जो है इस वाले से राब्ते कर रही होगी, जो खारजा पॉलिसी है वो अपना काम कर रही है, लेकिन नईम साहब ये समझते हैं ये राब्ते मज़ीद तेज़ करने चाहिए। एक डेलीगेशन फ़ौरन चीन जाना चाहिए, रूस से रब्ता करना चाहिए, ताकि हमारे दोस्त हैं। अमेरिका की नीयत पर भी यहाँ पर हमें शक करने की पूरी ज़रूरत है कि अमेरिका ये कह तो रहा है कि पाक भारत जो ताल्लुकात हैं वो ठीक होने चाहिए, दोनों को मिलकर बात करनी चाहिए, लेकिन क्या वाकई वो ऐसा ही चाहता है? तो हमें ज़रा इस पर भी बात करनी चाहिए। उसामा गाजी सीनियर एंकर पर्सन भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं शो में। उसामा, सारी सूरत हाल हमने देखी, जो भारत है वो तो पूरी अपनी कोशिशों में लगा हुआ है। वो एक तरफ है कि वो इसके नुकसानात का अंदाज़ा लगा पा रहा है या नहीं लगा पा रहा, और अब पाकिस्तान ये बात जानता है, इंटेलिजेंस तमाम तर इत्तलात भी पाकिस्तान के पास हैं। और आज भी आपने देखा होगा, ज़रा इस चीज़ पर भी हम बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ा अखबार अमेरिका का, सबसे बाअसर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स, जो आज खबर लगाता है कि फारिग तरीन फ़ौज है भारत की। ये तमाम तर सूरत हाल क्या भारत को नहीं मालूम? फिर भी वो इस तरह की हरकतें करने की कोशिश करता है। उसको अब अंदाज़ा हो गया। देखिए, बात ये है सुमैया के इन्होंने एक बिल्ड किया, एक यूँ समझ लें एक ख्याली दुनिया बनाई पिछले कई दिहाइयों में भारत में, कि भारत सुप्रीमेसी का एक शिकार हो गया कि जनाब एक खित्ते में हमारे से बड़ी कोई ताकत ही नहीं है, एक वर्ल्ड पावर बन रहा है। शाइनिंग इंडिया का शुरू हुआ काम, फिर वहाँ पर जितना सिनेमा लोगों के जहनों पर सवार है, आप देखें दुनिया में शायद ही और कोई कौम होगी जो इतना ज़्यादा सिनेमा जाती है। वो बॉलीवुड का असर आपको फिर नज़र आता है कि वहाँ पर सहाफ़त में ज़्यादा हो गया है, कि वहाँ पर हकीकत से ज़्यादा कहानियाँ घड़ी जाती हैं। और उसका असर ये हुआ कि हमेशा कुछ भी होता था कि जी अटैक कोई हो रहा है, तो वो एक मुकाबला करते थे कि इंडिया बहुत पावरफुल है, किससे मुकाबला करना है, अमेरिका से, रूस से, चीन से। तो वो समझ नहीं आती, तो फिर पाकिस्तान को रख लिया कि हम बहुत आगे जा रहे हैं और पाकिस्तान तो कोई चीज़ ही नहीं है। फिर अब ये जब सारा मामला हुआ और उनको ये समझ आ गई कि पाकिस्तान तो बहुत बड़ी एक ताकत है और पाकिस्तान कोई चूंटी नहीं है जिसको आप मसल देंगे, और आपको मुंह की खानी पड़ी। और ये कन्वेंशनल तरीके से जो ये हमला किया था उस पर, ये हमेशा जो डराते हैं अपनी कौम को और पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान एटम बम से हमला कर देगा, एटम बम से हमला कर देगा। और ये जो इसराइल के साथ उन्होंने सारा गेम प्लान बनाया जो अब एक्सपोज हो रहा है कि जनाब एटम बम को निशाना बनाना है, एटम बम तो है ही है, वो बाद की बात है, पाकिस्तान कभी भी वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता। लेकिन कन्वेंशनल वॉर में आप देखें कितनी बुरी इनको खानी पड़ी। और ये जो इसराइल के साथ ये जो खबर आ रही है, ये आप देखें कि इससे पहले पस मंजर में अगर हम जाएं तो इसराइल सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट असलाह करता है भारत को। भारत सबसे बड़ा मुल्क है जो इसराइल से इंपोर्ट करता है असलाह। अब यह भी कहा गया कि जो पाकिस्तान में जो पेलोड गिराया गया, भारत की तरफ से कहा गया कि वो बॉम्ब इसराइली मेड थे। अब ये आप समझे नेक्सस किस तरह का है। और भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा जब तक उसको आशीर्वाद नहीं होगी कम से कम अमेरिका और इसराइल की। इसके बगैर आप जो भी कर ले, कभी भी भारत आगे नहीं बढ़ेगा, कभी भी हमला नहीं करेगा। और ये पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा अगर इतनी बड़ी मनसूबाबंदी की जा रही है, और जाहिर है हम अमेरिका पर भी बिल्कुल इस बात पर शक कर सकते हैं। अमेरिका इसराइल का गठजोड़, फिर इसराइल और भारत का गठजोड़, तो फिर हमें अपने सिफारती ज़राए, अपनी खारजा पॉलिसी, अपने राब्तों को उस लिहाज से तेज़ भी तो करना चाहिए। पूरी दुनिया में जो हमारे दोस्त हैं उनको भी तो अपने राब्ते उनसे बहाल करके उनको बताने की ज़रूरत है ना यहाँ पर कि ये तमाम तर मनसूबाबंदी की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। बिल्कुल, बहुत अहम सवाल आपने उठाया है। अब ये सुमैया इस चीज़ को लेकर जाना चाहिए। ओआईसी में जो पाकिस्तान का रेजोल्यूशन था जिसमें बड़े सख्त अल्फाज थे और उसको मान लिया गया रेजोल्यूशन, अगरचे उसके बाद जो डिक्लेरेशन आया उसमें उस तरह के अल्फाज नहीं थे, मगर फिर भी बहुत बड़ी बात है कि भारत दहशतगर्दी कर रहा है। भारत दहशतगर्दी कर रहा है कश्मीर के अंदर निहत्ते मुसलमानों पर, और यह मुतनाज़ा है और इसको मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहिए और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक। अब इसी तरह ओआईसी 57 इस्लामी ममालिक 1.8 अरब यानी 1.25 अरब इंसान है जिनको रिप्रेजेंट करती है बॉडी, फिर वहां पर यह चीज उठानी चाहिए, यूएन में जाना चाहिए, दीगर मुल्कों को बताना चाहिए। सबसे बड़ी ताकत तो इस्लामी ममालिक है, जहां बात हो कि इसराइल के साथ मिलकर भारत किस तरह के डिजाइन बनाता है। पूरी 57 इस्लामी रियासतों में आप देख लें, लेकिन हमें यहाँ पर उसामा एक चीज नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे इस्लामी ममालिक ऐसे भी हैं
जिनकी अपने भी इंटरेस्ट हैं, उनके पर्सनल इंटरेस्ट हैं भारत के साथ, उनकी अपनी तिजारत है, तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि हमारा हकीकी दोस्त यहाँ पर मुस्लिम ममालिक में कौन है। ये मुस्लिम ममालिक को भी समझाना है कि देखें कि पाकिस्तान एक ऐसी ताकत है कि ये पाकिस्तान के पास जो जौहरी सलाहियत है किसी और मुस्लिम मुल्क के पास नहीं है। और इसराइल को भारत को ये चीजें खटकती हैं और अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट को भी ये चीज काबिल कबूल नहीं है। और वो कोई ढके छुपे अल्फाज में नहीं कहते, कहीं ना कहीं से कोई बहाना तराशने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में कोई दहशतगर्द हमलों का खतरा है, दहशतगर्दी इतनी बढ़ रही है कि एटमी असासों का क्या होगा। इस तरह के वो प्लान मुसलसल उन्होंने तैयार किए रखे हैं। अफगानिस्तान में आकर बैठे हैं, एक प्रेशर ये डालने के लिए भी वो बैठे हुए हैं। पाकिस्तान को कभी भी देखिए भारत ने कभी कबूल किया ही नहीं और इसी वजह से वो नए नए तरीके सोचता है और जो भी उसको साथ मिलाने की कोशिश करेगा, मैं ये बड़े वसूख से कह सकता हूं, हमारा ईमान है उसको मुंह की खानी पड़ेगी। इसराइल हो या कोई और ताकत हो, भारत को भी मुंह की खानी पड़ेगी जो हमने करके दिखा दिया और पीछे उसके जो खड़ा होगा उसको भी। अब ये चीज एक्सपोज हो गई। देखिए ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस थी जिससे पता चल गया कि इस तरह के हमले का मंसूबा है। और फिर आपको याद होगा इमरान खान साहब ने जो अब ये ऐलान किया था ये अभी लंदन को छोड़ने का, तो उसी तकरीर में जो पार्लियामेंट उन्होंने की, उन्होंने कहा था कि मुझे पता था, मुझे ये बताया गया था कि भारत की तरफ से कोई मिसाइल अटैक हो सकता है और उसके बाद जो हमारी तैयारी थी वो भी मुझे पता थी। ये बड़ा अहम है उनका ये कहना कि उसके बाद जो हमने करना था वो इतना खौफनाक होना था कि फिर भारत के होश मजीद उड़ जाने थे। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि अमन हो। और ये बहुत बड़ी बात है कि किस जगह से सतह से वापस आ रही है चीजें, लेकिन जो चीजें हमें पता चल रही है हमें दुनिया को बताने की जरूरत है। जिस तरह आपने कहा कि ये कितने हालात खराब करना चाहते हैं खित्ते में इसराइल और भारत मिलके, और ये होश के नाखुन लें। बिल्कुल। और हम अगर OIC की भी बात करें कि वहाँ पर जिस तरीके से भारत को इनवाइट किया गया और फिर पाकिस्तान ने एहतजाज किया, उसके बाद भी अगर पाकिस्तान की बात नहीं सुनी जा रही, तो क्या लगता है आपको उसामा, कहीं ना कहीं क्या हम अपनी बात सही से आलमी दुनिया के सामने कह नहीं पा रहे, हम ये नहीं बता पा रहे कि भारत कश्मीर में किस तरह की दहशतगर्दी कर रहा है, वही दहशतगर्दी, वही मजमूम इरादे उसके पाकिस्तान के लिए भी हैं? क्या कहीं हमसे भी बताने में, समझाने में दुनिया को गलती हो रही है? सिर्फ हमारा कसूर नहीं है सुमैया। देखें ये जो वर्ल्ड पावर्स होती हैं ये सब मईशत पर, ताकत पर ये सब खेल होता है। यहाँ दोस्तियाँ और मुझे माजरत के साथ कहने लें मजहब का भी उतना नहीं, वो जो है ना कि उम्मत का एक कॉन्सेप्ट, वो लोगों के दिल तो जुड़े हुए हैं कि किसी एक मुसलमान को तकलीफ हो तो तमाम मुसलमानों को होती है, इसमें कोई शक ही नहीं है। आप देखिए कश्मीर में जुल्म हो तो क्या सारे मुसलमानों को दुख नहीं होता? आप किसी मुसलमान से पूछ लें, किसी भी शख्स से पूछ लें। इसी तरह अगर फलस्तीन में जुल्म होता है, अगर रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, उइगर मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, तो तमाम मुसलमान तड़पते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं। लेकिन देखिए हुकूमत में जब आ जाते हैं, जब आप बादशाह बन जाते हैं, शाही खानदान बन जाते हैं, दौलत के अंबार आपने लगाए होते हैं, तो फिर आपकी सोच मुख्तलिफ हो जाती है। वो हमें ये OIC में नजर आती है। लेकिन ये भी छोटी बात नहीं है कि वहां पर पाकिस्तान का रेजोल्यूशन एक्सेप्ट हुआ जिसमें कहा गया कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, रियासती जबर भारत कर रहा है। और इसी वजह से आप देखिए सुषमा स्वराज को, भारत को इसको रिजेक्ट करना पड़ा, बाकायदा उनको कहना पड़ा कि जब ये हमारा इंटरनल मामला है, OIC की तरफ से इस चीज को एक्सेप्ट करना ये बहुत बड़ी चीज है। और ये मैं समझता हूं बड़ी सुबकी हुई है भारत की, उसको शर्मिंदगी हुई है, जाकर भी वो रुसवा हुआ और हमने बायकॉट किया। वजीर खारजा ना गए लेकिन वहां पर पाकिस्तानी प्रेजेंस थी, तो इस लिहाज से हमारी उस सतह पर भी जीत हुई है। और ये इसराइल का डिजाइन वाजे हो जाना ये भी हमारी जीत है। और इस अटैक को रोक लेना हिकमत अमली के साथ, वर्ल्ड पावर्स को साथ मिला के, तुर्की हमारे साथ खड़ा हुआ, सऊदी अरब आगे आया, UAE सबने डीएस्केलेशन में साथ दिया, चीन है, रशिया है। और आपको पता है चीन और रशिया के भी आप ये नहीं कह सकते इसराइल से आइडियल ताल्लुकात हैं। और पहले दिन से ये इस्लामी मुल्क है। कायदे आज़म रहमतुल्लाह ने फरमाया था हम मगरिब की नाजायज औलाद को तस्लीम नहीं कर सकते। इसराइल के बारे में कायदे आज़म रहमतुल्लाह ने फरमाया था, ऐसे नहीं कह दिया था कि ये जिस तरह वेस्ट ने जंग अजीम के बाद ये किस तरह जाकर मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया और वहां पर जाकर इनको आबाद किया, तो मुसलमानों ने तो कभी वर्ल्ड वॉर में किसी पर जुल्म नहीं किया था, ना यहूदियों पर किया था, ना ईसाइयों पर कभी भी। लेकिन हमारे साथ मुसलमानों पर जुल्म होता रहा। और हिंदुस्तान ये बेचना चाहता है, भारत ये बेचना चाहता है कि यहां हिंदुस्तान में मुसलमान जुल्म करते रहे, ताकि इसराइल की एक वो हिस्ट्री है होलोकॉस्ट की, वो जिस तरह बयान करते हैं कि जनाब आप हमारा साथ दें मुसलमानों को यहां पर पीसने में, और उसलिए इसराइल को साथ मिला लिया है। और इनके माशी ताल्लुकात हैं, दिफाई ताल्लुकात है। मैंने पहले अर्ज किया कि असला खरीदने में भारत नंबर 1 है इसराइल से। इसराइल का सबसे ज्यादा जो असला एक्सपोर्ट होता है वो भारत को होता है। बिल्कुल सही। और सिर्फ यहीं सुबकी नहीं हुई थी, ज़ाहिर कश्मीर के मामले पर अभी हम देखें ये तमाम तर मामला है अभी नंदन वाला, और फिर जो एक फेक सर्जिकल स्ट्राइक की एक दफ़ा फिर बात करी भारत ने। जो भारतीय वसाइल के सरबराह थे वो तो मीडिया के सवालात के जवाब अभी तक नहीं दे पा रहे। जब उनसे सवालात किए गए
तो वो फिर आए बाएँ शाएँ करने लगे। उनको तो मालूम ही नहीं है। वो कहते हैं कि भाई अगर हमने खेत पर कार्रवाई की थी, हमने जंगलों में कार्रवाई की थी, तो पर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई क्यों की? लेकिन वो बता नहीं सके। उन्होंने कहा हम नहीं बता सकते, हमसे मत पूछो कि कितनी अमवात हुई, कहाँ हुई, हमने कौन सी जगह पर यहाँ स्ट्राइक की। ये जो तमाम तर कामें हैं, ये जो तमाम तर काम है भारत के, ये तमाम तर बातें हैं, ये आपको क्या लगता है, क्या ये नज़र नहीं आ रहा होगा आलमी दुनिया को कि भारत जो कुछ कर रहा है, जो झूठ बोल रहा है और एक झूठ पर कई झूठ बोलने में मजबूर है, तो इसमें कि भारत की सबकी नहीं हो रही? बहुत हुई है। भारतीय मीडिया एक्सपोज हो गया है, भारत एक्सपोज हो गया है और सब लोगों को पता लग गया है, सब मीडिया को पता चल चुका है, इंटरनेशनल मीडिया को पता लग गया है कि ये भारतीय मीडिया क्या है, भारतीय सरकार क्या है, खुलकर ही एक्सपोज हुए हैं। और यही इसी सतह पर पाकिस्तान की जीत हुई है। ये हमेशा पाकिस्तान को, चूंकि एक बड़ा मुल्क है, बहुत पैसा खर्च करता है, इन्होंने लॉबीज बहुत ज्यादा बना रखी हैं पूरी दुनिया में, मीडिया में भी और सियासत में भी, इंटरनेशनली पॉलिटिक्स में, कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, यहाँ से दहशतगर्दी होती है। हमेशा ये एक नैरेटिव बनाया, बयानिया बनाया, वो एक्सपोज हो गया कि जारी तो भारत करता है और फिर झूठ बोलता है। इनका एक एक झूठ अब देखिए एक एक करके आश्कार हो रहा है सब पर कि किस तरह झूठ बोलते रहे, बेनकाब हो रहा है। जिस तरफ आपने इशारा किया कि जनाब वहां जाकर 300 350 लोग मार दिए, हमने 600 भी कहा गया, अब कह रहे हैं कि नहीं तादाद तो हम बता ही नहीं सकते, कोई ऐसी बात नहीं है। उनके अपने वजीर कह रहे हैं कि हम तो किसी को मारना चाहते ही नहीं थे, अटैक का मकसद मारना था ही नहीं, तो पहले इतना झूठ बोलते रहे। उसके बाद ये आप देख लिए कि क्या वहां पर अटैक किया कि जी हमने वहां पर मिसाइल दागे थे, वो भी अब पता चल रहा है कि वो तो एक पेलोड इन्होंने खुद भागते हुए गिराया, वो चीजें सामने आ रही हैं। फिर F-16 का झूठ कि जी पाकिस्तान का F-16 गिराया है, वो भी झूठ अब पता चल रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट ये कह रही है कि F-16 इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि JF-17 थंडर जो पाकिस्तान ने खुद तैयार किया वो इस्तेमाल करके 2 भारतीय जहाज हमने गिराए। इसी तरह से कश्मीर का जुल्म अब वाज़ेह हो रहा है कि वो सारी कहानी उन्होंने दबाने की कोशिश की कि वो लड़का जिसने खुद को हमला किया था पुलवामा में, तो जाहिर है जो उसके बाद बिला वजह के इल्जामात लगा के, बिल्कुल इल्जामात लगा के पाकिस्तान पर जो हमला करने की कोशिश की गई, उसके बाद जो बातें की गई, कहीं पर भी कोई सबूत नहीं है। जो अब हमले की मनसूबाबंदी की जा रही थी, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ज़राए ने इस बात का पता लगा लिया, उसके बाद के भी कोई सबूत देने के लिए भारत के पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास सारे सबूत हैं, सारी बातें हैं, ज़राए हैं जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि भारत और इजराइल मिलकर क्या गठजोड़ बना रहे हैं, किस तरह की कोशिशें करने में मसरूफ़ हैं। लेकिन उनकी खाम ख्याली है कि पाकिस्तान पर वो कोई इस तरह की साजिश जड़ सकते हैं, घड़ सकते हैं, या पाकिस्तान पर हमला करने का सोच भी सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने मुंह तोड़ जवाब दिया था और इजराइल को भी पता है कि उसको इससे पहले भी कई जगह जवाब दिया जा चुका है। और अब भी अगर इस तरह की कोई कोशिश की गई तो हम उनको बता देंगे कि हमारी अफवाज जो हैं वो किस तरह का जवाब दे सकती है और किस तरीके से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद भी गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। एक जानिब तो पाकिस्तान जो है तमाम तर जो मज़मूम इरादे हैं भारत के, इसराइल के, उससे बखूबी आगा है और बता भी दिया गया है भारत को कि अगर उसने ऐसी कोई कोशिश करने की कोशिश की तो उसको उड़ा दिया जाएगा, और ना सिर्फ उसको बल्कि उसके साथ मिले हुए इजराइल को भी। तो दूसरी जानिब जो भारतीय एयर चीफ हैं धनुआ साहब, वो अपनी मीडिया के सामने बिल्कुल ढेर नज़र आए जब उनसे सवालात किए गए कि आपने जो स्ट्राइक की थी कितने लोग उसमें मारे, ज़रा तादाद बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तादाद तो हम बता नहीं सकते। उनसे जब पूछा गया कि ठीक है आपने वहाँ पर एयर स्ट्राइक की तो वहाँ पर कितनी अमवात हुई, कुछ नहीं बता पाए। अभिनंदन के हवाले से सवाल किया गया तो उसका भी वो कोई जवाब नहीं दे पाए। जो भी उन्होंने नक्शा खींचा, उनकी तमाम तरह जो बोलती थी वो अपनी मीडिया के सामने उनकी बंद हो गई। इस पर एक रिपोर्ट देखिए, फिर बात करते हैं। भारतीय एयर चीफ को अपनी मीडिया के हाथों जिल्लत का सामना। भारतीय एयर चीफ के 6 रोज बाद भी औसान बहाल न हो सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के ताबड़तोड़ सवालात पर भारतीय फजाइया के चीफ आए बाएं शाएं करते रहे। दहशत गर्दों के मुबैना कैंप तबाह करने के दावेदार नुकसान से लायल निकले। भारतीय एयर चीफ बालाकोट में अमवात की तादाद भी न बता सके। कहा नहीं पता कितने लोग मरे, लाशें गिनना हमारा नहीं, हुकूमत का काम है। BS धनुआ ने पाक फजाइया की बालादस्ती भी तस्लीम कर ली। No, medical examination and debriefing after that depends on his fitness. If he is fit to fly a fighter, then he'll go back to Osman.
If he is not fit to fly a fighter, then he will become a low medical category till the time he gets his currency. पाकिस्तान की जानिब से रिहा भारतीय पायलट अभिनंदन को भी तैयारे से गिरने के बाद नजरों से गिरा दिया। भारतीय फजाइया के चीफ ने कहा कि अभिनंदन की दोबारा परवाज मेडिकल से मशरूत है। जी जनाब, तो इनके पास कोई भी जवाब नहीं था, ये तक नहीं बता सके कौन सा पाकिस्तान का बालाकोट, कितनी अमवात हुई, ये ऑपरेशन किसके लिए था, कोई जवाब नहीं था भारतीय एयर चीफ के पास। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है फाइज तज्ज़िया हारिस नवाज साहब, उनसे बात करते हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये भारत है जो पता नहीं किस तरह की हिकमत अमली अपनाता है जब कहीं हमला करने जाता है, कि जब जवाब मांगा जाता है कि आपको पता चला कि आपने जो हमला किया उसका आपको क्या फ़ायदा मिला, कितनी अमवात हुई। उसामा हमारे साथ हैं, हमारे साथ तो रब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है, दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। उसामा, ये तो ये तक नहीं बता पा रहे कि कौन सा बालाकोट, कितनी अमवात हुई। जब आप कोई हिकमत अमली बनाते हैं तो आपको पता होता है कि जब आप हमला करने जा रहे हैं तो टारगेट क्या है, उस टारगेट पे आपको अचीव क्या होगा। यहाँ तो किसी सवाल का जवाब नहीं है भारतीय चीफ के पास। और अभी और बहुत से सवाल इनसे पूछे जाएंगे जिनका इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, एक के बाद एक। अभी ये जिस सारे मसले से इन्होंने यहाँ तक ही पहुंचे, अभी तो उस पर सवाल पूछने चाहिए जो भारतीय मीडिया ने नहीं पूछे, भारतीय आवाम उस तरह नहीं पूछ रही, जिसको उन्होंने एक अंधेरे में रखा हुआ है कि असल मसला है कश्मीर में जो गासिबाना कब्जा है, वहां से ही मामला शुरू होता है सारा, कि पुलवामा अटैक। जब तक आप वो खत्म नहीं करते, किस तरह लोगों को नजर ही नहीं आ रहा, जो बेचारे नौजवान हैं उनको समझ नहीं आ रही वो क्या करें आज़ादी हासिल करने के लिए। उसके बाद फिर आप झूठ गढ़ते हैं कि जनाब ये सारा तो पाकिस्तान की वजह से हो रहा है। ये इतने हजार, ये सैकड़ों किलो बारूद, ये कोई पूछ रहा है कहां से आया, किस तरह ये आपने कह रहे हैं जी बॉर्डर से क्रॉस हो गया, ये LOC से पाकिस्तान ने कैसे भिजवा दिया, जैश का कोई ताल्लुक कैसे बनता है वो बता दें। आप कुछ नहीं बता रहे। और दूसरी बात, दूसरा रुख देखें तस्वीर का, कि पाकिस्तान के पास वो इमेज है, पाकिस्तान रिलीज नहीं कर रहा, जो पाकिस्तान ने वहां पर अटैक किया, जो उनके हेडक्वार्टर के करीब बिल्कुल मिसाइल गिराए ताकि वहां हेडक्वार्टर को लाइन में रखकर, यानी कि हम वहां निशाना बना सकते थे, उसके इमेज हमारे पास हैं। वो जो हमने अटैक किया उसके इमेज हमारे पास है, लेकिन इसलिए रिलीज कर रहे हैं कि फिर मामला फ्लेयर अपना हो। लेकिन उनके पास कुछ नहीं है, जो था सैटेलाइट से पूरी दुनिया देख रही है, उनके अपने दिफाई तज्जियाकार, पूरी दुनिया में बात हो रही है कि वो इमेजेस देख लें। उन्होंने जिन दरख्तों को निशाना बनाया, और बहुत ही कमाल हुआ कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में चला गया कि आपने ये दहशतगर्दी की है फॉरेस्ट के खिलाफ, आपने ये ग्रीनरी के खिलाफ की है दहशतगर्दी, और उस पर भी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, इस पर भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये भारत के पास तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास पूरे सबूत है। पाकिस्तान की तैयारी पहले भी थी, हमेशा रहेगी इसी तरीके से, और आपको जवाब भी उस तरह से दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट जनरल टायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब, उनसे बात करते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, भारत की जो भी अज़ाइम है, जो भी कोशिशें हैं, पाकिस्तान पूरी तरीके से बाखबर है और अपनी तैयारी भी करके बैठा हुआ है, लेकिन शायद भारत के पास ना कोई तैयारी है और ना ही कोई जवाब है अपने मीडिया को देने के लिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक चीज हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए, हम थोड़ी सी गलती कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो भारत का और पाकिस्तान का मसला है ना, ये सब टेक्स्ट है, बड़ा प्लान कुछ और है, जिसमें अमेरिका, इजराइल और भी शामिल है इसकी। और ये बात आप देखिए, अभी आज हुकूमती नुमाइंदों के जराये से ARY वगैरह में ये बात हो रही है सारी। मैं आज जी बिल्कुल, हमने भी ये खबर दी है सर जी। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि अमेरिका की इजाजत के बगैर या उसकी हलाशेरी के बगैर भारत ये नहीं कर सकता था। ये किया भारत ने, नाकाम हुआ भारत। ये सारे इनके जो मंसूबों में मसला ये था कि पाकिस्तान की तैयारी, हमारे जो कौम की इत्तेहाद, मुत्तहिद होकर, लीडरशिप का इकट्ठे होकर और बड़ा सोच समझ के जो कार्रवाई हुई, ये सारे उसमें जो टेक्स्ट में उनके शामिल नहीं था, उनका जो मंसूबा था। इस रिएक्शन ने दो चीजें साबित कर दी दुनिया के ऊपर। नंबर एक, कि चाहे कोई भी हो इस खित्ते में आके पाकिस्तान के साथ अगर छेड़खानी करेगा तो पाकिस्तान पहल तो नहीं करेगा, लेकिन जवाब ऐसा दिया जाएगा कि बड़े बड़ों के मुस्तक़बिल फेल हो जाएगा। अब भारत को इसलिए चोट पड़ रही है कि उनका ख्याल तो यही था कि हम पाकिस्तान के फजाइल दूध की खिलाफ वर्जी करेंगे और पाकिस्तान को डरा धमका के बिठा दिया जाएगा। और पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने इस वक्त एक अहमियत अता की है, और जिस अहमियत के साथ चाहे अफगानिस्तान में अमन हो, चाहे इस खित्ते में CPEC का और इस वजह पाकिस्तान की एक सेंट्रल पोजीशन हो जिसमें एक महवर बनता जा रहा है पाकिस्तान इस खित्ते के लिए, वो सब और पाकिस्तान की एटमी ताकत होना, ये सब मंजूर नहीं था। पाकिस्तान को इस सब चीजों से निकालने के लिए, CPEC खत्म करवाने के लिए, यहाँ जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसको डराने के लिए, ये बड़ी मनसूबाबंदी थी। मोदी का इलेक्शन बीच में कोशिश थी कि वो भी साथ जीत जाएगा,
तो अब जो गैर उनको जो हुआ है, उनके पास ना तो इतनी हिम्मत थी कि पाकिस्तान को जवाब देते 27 फरवरी के बाद। जो उनकी कोशिश थी, जब उनको पता चला कि हमारी ये कोशिश हम शायद एक दो चार तो हम जो मिसाइल चलाने में कामयाब हो जाएं, लेकिन जो पाकिस्तान से जवाब आएगा वो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। अब शरारत होगी, फिर भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए। सही। भारत को इजराइल के साथ मिलकर और इनका जो मुरब्बी है, जो इनका सो आका है अमेरिका, वो मिलके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। भारत का झूठ बेनकाब हुआ है। अब जो मगरबी दुनिया है वो उससे परेशान है बहुत ज्यादा। जनरल साहब, भारत बिल्कुल पाकिस्तानी अफवाज तो हम वक्त तैयार हैं, लेकिन अब पाकिस्तानी हुकूमत को क्या करना चाहिए जब वो ये बात नजर आ गई कि इजराइल और भारत अगर जोड़े, अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, तो दोस्त ममालिक से, मुस्लिम ममालिक से राबतों को मजीद तेज करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि क्या दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है। जी, ये पाकिस्तान को अभी जिस तरह कोशिश कर रहे हैं, हमारी सफारती कोशिशों को और तेज हो जाना चाहिए। सही। और किसी किसी आपने देखा होगा, आर्मी चीफ ने भी जो मुख्तलिफ ममालिक के जो उनके फौज के जो हेड्स हैं उनसे भी बात की है, उनके सफीरों से भी बात की है जी। और बताने की उन्होंने कोशिश की है कि पाकिस्तान को छेड़ा ना जाए। अगर लाइन क्रॉस की गई तो पाकिस्तान किसी हद तक भी जा सकता है। तो इसलिए इस सफारती कोशिशों को हमें पूरी तेज करना चाहिए और जो हमारी मिलिट्री लेवल पे तैयारियां हैं, हमें उसमें कोई कमी नहीं होने देनी चाहिए। अवाम को हमें एजुकेट करते रहना चाहिए। और दुनिया को हमें एक और चीज हम बड़े भूल जाते हैं। पाकिस्तान में जिन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जो लोग इस वक्त शायद फौज से रिटायर हो चुके हैं या सिविलियन जो हमारे हथियार रखे हुए हैं, हमारे लोग तो शादियों में हथियार चलाते हैं यार। इन लोगों को दुनिया को बताना चाहिए कि पाकिस्तान से छेड़खानी का क्या होगा। जो कौम अपनी शादियों में हथियार चला कर खुश होती है। जनरल साहब, सिर्फ ये बात नहीं है कि जंगें जितनी हमने लड़ी हैं और जितनी हमने शहादतें अपने लोगों को इसमें कुर्बान किया है, भारत को तो पता भी नहीं है इस हवाले से, वो उसकी तैयारी भी उस तरह से नहीं है। जी जी, मैं समझ रहा हूँ कि ये सारी हमारे मीडिया को हाईलाइट करना चाहिए। बिल्कुल। इस वक्त पाकिस्तान में लोग के पास हथियार भी हैं, लोग चलाना भी जानते हैं। हमने 70,000 अपने शहीदों को दफनाया है। हमारे इससे ज्यादा बच्चे जख्मी हुए हैं, अपाहज हुए हैं, लेकिन इस कौम के माथे पे बल नहीं आई। ये वो माएँ हैं जो अपने बच्चों को माथा चूम कर शहादत के लिए भेजती हैं। बिल्कुल। और हमारे कहीं शहीद होता है तो वो वहाँ पे मातम की बजाय एक अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने इतना बड़ा रुतबा दिया उस खानदान को। क्योंकि हमारे तो मजहब में चीज है ना कि शहादत का रुतबा मिलेगा, तो वो जज्बा ही फिर अलग हो जाता है। जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये दुनिया को अब बात समझ आना शुरू हुई है कि किस कौम से टकरा लिया। भारत को भी पता चला है कि वहाँ पर तो उनके अगर किसी को 2 थप्पड़ पड़ते रोना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अपनी माएँ एक नहीं कई घरों में आप देखिए 2-2 3-3 बच्चे कुर्बान किए लोगों ने पाकिस्तान पे। जी जी। तो ये कौम है इस वक्त, और इस कौम को सही लीडरशिप, कौम को सही तरीके से गाइड करें तो ये कौम इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ही समझता कि भारत को मोदी साहब को जो इस्तेमाल किया जा रहा है कि तुम इलेक्शन भी जीत जाओगे, इस तरह पाकिस्तान को भी हम और हमें भी अपने फवायद मिल जाएंगे। बिल्कुल जी सही, जी बिल्कुल सही। जनरल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। उसामा, जो बात करी है जनरल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कही है। इस कौम का जज्बा ही मुख्तलिफ है। यहाँ तो एक बच्चा अगर कुर्बान होता है मुल्क पर, तो माँ अपने 4 बच्चे भी आगे कर देती है कि मेरे चारों बेटे मुल्क के लिए कुर्बान। ये वो कौम है, इस कौम को तो आप कैसे हरा सकते हैं? इस यहाँ की अफवाज ऐसी है। तो यहाँ तो भारत के अपने ही लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। सिद्धू साहब का ट्वीट आपने भी देखा होगा, वो कहते हैं, वो भारत से सवाल कर रहे हैं कि भाई आप बताइए मोदी सरकार से कि वो कहाँ हैं वो 300 लोगों की लाशें, आपने किधर गिराई हैं वो लाशें? आप दरख्त उखाड़ रहे थे या आप दहशतगर्द उखाड़ रहे थे? ये तो उनके अपने लोग सवाल कर रहे हैं उनसे। और आगे से जवाब यह है कि आप शक कर रहे हैं, फौज पर शक कर रहे हैं, आप हिंदुस्तानी फौज का मोराल डाउन कर रहे हैं, ये ना करें, ये कैसे आप सवाल पूछ सकते हैं? ये एक अजीबोगरीब अब कहानी वहां पर घड़ी जा रही है और मोदी सरकार चाहती है कि कोई बंदा वहां पर सवाल करे ही ना। कि जिस तरह मीडिया उनके कहने पर चल रहा था, जिसको उनके दोस्त चला रहे हैं, पैसा सारा उनकी तरफ से आ रहा है, उसी तरह मीडिया चलता रहे और किसी तरफ से कोई सवाल ना पूछा जाए। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया का भी प्रेशर आया, पाकिस्तान के मीडिया का प्रेशर आया, पाकिस्तान जो सवाल उठाता रहा, पाकिस्तानी हुकूमत, DGISPR जो चीजें बताते रहे वो वहां पर कोर्ट होती रही। उनकी तरफ से तो पहले कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं हो रही थी, कोई बात ही नहीं की जा रही थी, कोई फौजी अफसर आकर बता ही नहीं रहा था, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब ही नहीं हो पा रहे थे। यहां से जो बताया जा रहा था फिर वहां दिखाया जा रहा था और पूछा जा रहा था।
और उसको छुपाने की कोशिश की जा रही हकीकत को। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखिए, सच को आप दबा सकते हैं कुछ अरसे के लिए, लेकिन मुसलसल उस पर पर्दा नहीं रखा जा सकता। कहीं ना कहीं सच सामने आ जाता है, और वही हो रहा है कि जिन्होंने कहानी गढ़ी थी, एक सोच रखी थी, वही जो बॉलीवुड फिल्मों में एक बनाते हैं कि जाएगा और कोई सिपाही पता नहीं कितने लोग गिरा आएगा, वो कुछ भी नहीं हो सका। और एक एक लेकिन अब भारत को पता चल गया होगा कि ये उसकी भारतीय फिल्म नहीं है, बॉलीवुड की कोई मूवी नहीं है, ये हकीकत है। और यहाँ पर सामना है रियलिटी में, और रियलिटी में सामना है बिल्कुल हकीकत पे सारा जो है वो आपकी पाकिस्तानी फौज से आपका सामना है। ये फिल्मों का कोई सीन नहीं है कि आप यहाँ पर जीत जाएंगे। बिल्कुल सामा, आपने बिल्कुल सही बात की। अभी समझ में नहीं आई तो नुकसान भारत का ही ज़्यादा है। हम ज़रा आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। हमें ज़ाहिर है कुछ सियासी मौज़ूआत पर ही बात करनी है, मुल्क की सियासत में क्या क्या कुछ चल रहा है और कुछ अहम केसेस हैं, उस हवाले से भी हमें बात करनी है। तो आज पैरागॉन स्कैंडल के हवाले से बात कर लें, जिसमें ख्वाजा बरादरान के रिमांड में अभी 14 रोज़ की तौसीह कर दी गई है, जिस पर ख्वाजा साद रफ़ीक ने शिकवा किया कि हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। हम वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में सड़कें बनाई, रोड्स बनाई, और हमें इसका ये सिला दिया जा रहा है, हमें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। दूसरा केस है रमज़ान शुगर मिल का केस, और इल्तिवा ना मिलने पर जो शहबाज शरीफ साहब के वकील थे वो अदालत से बदतमीज़ी करने पर उतर आए। उन्होंने कहा कि आप जो कर रहे हैं, अदालत ने कहा कि एक एक लफ्ज़ जो है वो रिपोर्ट हो रहा है। समाअत मुलतवी ना करने पर फाजिल जज और वकला में तल्ख कलामी भी हुई। इन दोनों का केसेस के हवाले से बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अब्बास नकवी हमारे साथ हैं, तमाम तर केसेस के हवाले से रिपोर्ट भी कर रहे हैं। अब्बास, पैरागॉन स्कैंडल के हवाले से भी हमारे नाजरीन को आगाह कीजिए, ये केस अब कहाँ तक पहुँचा है, और रमज़ान शुगर मिल्स के हवाले से भी आगाह कीजिए। जी शुक्रिया। जैसे कि आज जो है एहतसाब अदालत में बहुत अहम दिन था। जज सैयद नजमुल हसन के सामने बहुत अहम केसेस थे। पहले जो है जज सैयद नजमुल हसन ने आशियाना इकबाल केस के हवाले से उन्होंने पूछा कि जितने भी मुल्जिमान हैं जिन्होंने आज पेश होना था और बयानात जो है कलमबंद करवाने थे, उनको बुलाया जाए। तो इस हवाले से जो जब चेक किया गया तो साबिक वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ वो मौजूद नहीं थे। आहत खान चीमा, फवाद हसन फवाद को भी नहीं लेकर आए थे। ये दोनों जो हैं जेल में इस वक्त मौजूद हैं जुडिशल रिमांड के ऊपर। तो इस मौके पर जो जेल सुप्रेंट थे उन पर काफ़ी ज़्यादा बरहमी का इज़हार किया जज सैयद नजमुल हसन ने, और SP डिसिप्लिन को भी उन्होंने नोटिस जारी किया। उनका ये कहना था कि जब आज की तारीख थी तो शहबाज शरीफ क्यों पेश नहीं हुए और बाकी मुल्जिमान को पेश क्यों नहीं किया गया। सही। जिसके बाद जो है कुछ देर बाद जो पुलिस एहलकार थे वो उनको इस केस में लेकर पहुंच गए। इस दौरान जो है जो वकला साइड थी शहबाज शरीफ साहब की तरफ की, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गुस्से का इजहार किया, काफ़ी ज़्यादा बरहमी का इजहार किया जज सैयद नजमुल हसन पे। लेकिन जज साहब का ये कहना था कि जितने भी फैसले होंगे वो सारे मेरिट के ऊपर होंगे, और आप जो भी यहाँ मिसबिहेव कर रहे हैं वो मुकम्मल तौर पे लिखा भी जा रहा है और देखा भी जा रहा है। उनका ये कहना था कि शहबाज शरीफ ने जमानत करवाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि शहबाज शरीफ जो है वो अब अदालत में पेश भी ना हो और जो तारीख दी जाए उस पर भी वो गायब हो जाएं और वो उस पर भी कहें कि मेरी कमर में दर्द है। उनका ये कहना था कि शहबाज शरीफ को हर सूरत में पेश होना पड़ेगा। जिसके बाद उनका ये भी कहना था कि अगर शहबाज शरीफ को कमर में दर्द है तो हम उनको कुर्सी देने के लिए तैयार हैं, वो कुर्सी पर बैठे और उसके बाद जो है जो हमने उनसे पूछना है उसके जवाब दें। जिसके बाद जो है जो शहबाज शरीफ हैं वो चेयर पे बैठ गए, जो जज हैं नजमुल हसन उनसे इस हवाले से पूछते रहे। जिसके बाद उसके बाद जो है जो कार्रवाई आगे बढ़ी जो रमज़ान शुगर मिल केस के हवाले से है, जिसके जो मालिक हैं वो शहबाज शरीफ के बेटे हमदा शहबाज हैं, और उस हवाले से भी जो वकला थे उनका ये कहना था कि आज जो नकूल हैं रेफरेंस की वो मुल्जिमान को फराहम ना की जाए, इसकी तारीख भी आगे कर दी जाए। जिस पे जज का ये कहना था कि आप क्यों चाहते हैं कि तमाम मुल्जिमान को जो है हर मौके पे रिलीफ फराहम कर दिया जाए, इस तरह दीगर मुल्जिमान जो हैं वो भी इस तरह तारीख आगे बढ़ाते रहेंगे और अपनी मर्जी से सिस्टम को चलाते रहेंगे। दूसरी जानिब ख्वाजा साद रफीक का पैरागॉन केस वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ख्वाजा बरादरान जो हैं जब तक वो नैब की कस्टडी में थे वो बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहे थे क्योंकि वो एक अच्छी गाड़ी के अंदर आते थे। अब उनका शिकवा ये है कि जो गाड़ी उनको लेकर आती है वो तकरीबन कैंप जेल से एहतसाब अदालत तक तकरीबन 1.25 घंटे में 1 घंटे में पहुंचती है, और ख्वाजा साद रफीक को शदीद मुश्किलात का सामना है। उनकी कमर में दर्द है, उनकी पाँव में दर्द है, लेकिन कोई भी उनको चेक नहीं कर रहा। उसकी वजह से उनकी तबीयत रोज़ ब रोज़ ख़राब होती जा रही है। लेकिन उन्होंने साफ ये भी वाजे किया कि वो फिर भी डॉक्टर को उस तरीके से नहीं चाहते कि कोई डॉक्टर उनको चेक करे, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उनके साथ हो रहा है उसी तरीके से चलता रहे। तो ख्वाजा साद रफीक जो है काफ़ी ज़्यादा पिछली पेशी में भी बरहम नजर आए थे, आज भी काफ़ी ज़्यादा बरहम नजर आए। और उनका ये कहना था कि मुस्लिम लीग नून जो है इससे बदला लिया जा रहा है,
इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून के ऊपर मुख्तलिफ लोग हावी हैं और सिर्फ नून लीग का जो है ट्रायल किया जा रहा है। उनका ये कहना था कि ये हमने ऑपोजिशन का जो शोर शराबा है वैसी की वैसी मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल सही। अब्बास हमें आगाह करें। उसामा, लास्ट कमेंट्स ऑन दिस के भाई हम ये देखते हैं कि यही लोग हैं जिनको हम लोग वोट देकर ऐवानों तक पहुंचाते हैं। जब इन पर कोई भी इस तरह के केसेस शुरू होते हैं तो फिर बीमारी का बहाना और इस बात की तमाम तर शिकवा किया जाता है कि जी हमारे साथ सलूक सही नहीं किया जा रहा, हमें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। फिर जब इनको गिरफ्तार किया जाता है तब भी ये कहते हैं कि भाई गिरफ्तार क्यों कर लिया गया, जब आप पेश ही नहीं होंगे तो फिर आपको गिरफ्तार करके आपसे पूछगछ की जाएगी। ये रवैये जो हैं ये लगता है बदलने वाले नहीं हैं। कोई एक सियासी करप्शन वाला केस मुझे दिखा दें जिसमें बीमारी ना नज़र आ जाए। और इस सतह पर तो अगर देखें तो तमाम सेंट्रल जेल को रख देना चाहिए सेंट्रल हॉस्पिटल। तमाम जितने डिस्ट्रिक्ट के जेल हैं उन सबको हॉस्पिटल कर दें, क्योंकि इतने तो सारे वहाँ पर मरीज़ हैं तो उनका अस्पतालों में कन्वर्ट कर दें तो यही एक हल नज़र आता है। बाकी तो आप देख लीजिए केसेस में जो कुछ कहा जा रहा है कि जिस तरह का इनको ट्रीटमेंट मिलता है किसी कैदी को नहीं मिलता। और जब केस आपके हक में चले तो ठीक है, खिलाफ चल रहा हो तो जज भी बुरा, अदालतें भी बुरी। हाँ बिल्कुल सही। और ये जो रवैया है इसको तब्दील होने की ज़रूरत तो है ना उसामा। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये हमारे लिए हमारे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। भैया आप उस आदमी को देखें जो एक आम आदमी है, जो एक गरीब है, वो किस तरीके से जो है उसके साथ सलूक किया जा रहा होता है। ये भी नहीं पता होता कि वाकई वो जुर्म उसने किया है या नहीं किया है। फिर आप तो सियासतदान हैं, आप पर तो ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है, आपको तो ये हक दिया गया था कि आप मुल्क को सही तरीके से चलाएंगे, फिर आप पर फ़र्ज़ भी ज़्यादा है। यहाँ तो ये भी हो चुका है कि कुछ लोग फांसी पर चढ़ गए और उसके बाद उनको रिहाई मिली फैसलों में, यहाँ तक हो चुका है। 100 साल पुराने केसेस भी चले, लेकिन इनके लिए कुछ और होता है। तो इम्तियाजी सलूक तो वाकई है, इम्तियाज इनके साथ बरता जाता है, इनके हक में बरता जाता है और आम आदमी की तरह नहीं। आप दिखा दीजिए कोई जिस तरह इलाज हो रहा है, जिस तरह प्रोटोकॉल, जिस तरह लाया ले जाया जाता है, कोई आम शख्स इस तरह होता है। मुझे मंजर नहीं भूल सकता कि जनाब इसहाक डार साहब आ रहे थे तो जो दूसरे कैदी आ रहे थे उनको धक्के पड़ रहे थे और उनको पीछे करके प्रोटोकॉल के साथ लाया जा रहा था। ये आराम से बाहर चले जाते हैं, हमजा साहब बाहर हैं, इसहाक डार बाहर हैं, सलमान शहबाज बाहर हैं, तो ये सब तो बाहर भी चले जाते हैं। ना सिर्फ ये कि नवाज शरीफ साहब की जो बेटी है वो अपने वालिद से मिलने जाती है, लिफ्ट से खवातीन को निकाल दिया जाता है, यहाँ तक इम्तियाजी सलूक है। जी शुक्र करें जज साहब को अदालत से नहीं निकाल दिया जाता, वरना बस चले तो जज साहब को भी अदालत से निकाल दें और उसके बाद कहें हम खुद ही फैसला सुना देते हैं, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, बस हमारा घर ही हमारे लिए, हम जेल डिक्लेयर कर दो। ये तो उनकी कोशिशें भी रही हैं, बल्कि बस हम अपनी मर्जी से जहाँ रहेंगे, जेल भी हमारी मर्जी की होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा गाजी आपका भी, अब्बास नकवी आपका, आपने दोनों खबरों के बाद हमें आगाह किया। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खबरें शामिल करना ज़रूरी थी, लेकिन जाते जाते बस मैं यही बात कहना चाहूँगी कि भारत को अब समझ लेना चाहिए कि जंग किसी मसले का हल नहीं, जबकि आपको खुद भी पता है कि आप में कितनी सलाहियत है। और जब न्यूयॉर्क टाइम्स, एक बहुत बड़ा अखबार अमेरिका का बासर अखबार, ये कहता है कि आपके पास सिर्फ 10 दिन का असला मौजूद है कि आप जंग कर सकें, आपकी आबादी बढ़ी है, आपका मुल्क भी बड़ा है, तो जानिए कि आपका नुकसान ही बड़ा होगा। जंग में फ़ायदा किसी का नहीं होता, नुकसान होता है। थोड़ी अक्लमंदी से काम लीजिए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।